के अध्ययन के उपागम, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो हमारा भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास था, इसको हमने देख लिया है। 5 अलग अलग पार्ट्स में जो है मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अब तक मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उस पे हमने देखा था कि भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माण में हमारा जो परंपरागत स्रोत है, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, वेद, ठीक है, इन सारी चीज़ों ने जो है किस प्रकार से भारत की जो वैदेशिक नीति है इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है, और हमारे जो नेतागण थे वो इस चीज़ से कितने प्रभावित थे और प्रभावित होकर उन्होंने जो है उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो इन जो साहित्य है इन चीज़ों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इन चीज़ों ने क्या किया, हमारे सामने जो है बहुत सारे जो है उपागम लाकर खड़े कर दिए हैं। तो उन्हीं उपागम, और ये जो उपागम है ये अलग अलग जो है सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, विदेश नीति के निर्माण में जो है हमें जो है अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन हमें किसी एक उपागम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपागम है आज के चैप्टर में जो है हम इसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो उपागम है वो है यथार्थवादी उपागम। तो यथार्थवादी उपागम मतलब क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस जो यथार्थवादी उपागम है इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव हमारी जो वैदेशिक नीति है इस पर जो है स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो वैदेशिक नीति है इसके प्रभावित करने वाले 6 तत्व हैं। ठीक है, भारतीय वैदेशिक नीति पर अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो जो 6 तत्व है इनका जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पड़ा है, जैसे कि सैनिक, राजनीतिक, अभिजन वर्ग। मतलब ये वो वर्ग होते हैं जिनका जो है राजनीति में पहुंच होता है। ठीक है, हाई फाई क्लास के सोसाइटी के जो लोग होते हैं, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग, मीडिया और जो संसद के सदस्य है। स्टार्टिंग से ही इनका जो है व्यापक रूप से भारत की जो विदेश नीति है इस पर जो है प्रभाव रहा है, इसके निर्माण पर आधुनिक जो आर्थिक उदारीकरण का युग है, इस आधुनिक युग ने क्या किया कि जो व्यापार है इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, आधुनिक युग में जो है व्यापार को बढ़ावा मिला है। ठीक है, जिसका स्पष्ट प्रभाव, इस चीज़ का जो प्रभाव है हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के नेता, राजनयिक, अभिजन वर्ग और राजनीतिक वर्ग सामान्य रूप से भारत के हित में यथार्थवादी चिंतन के आधार पर ही अपने कार्यों का संपादन करते हैं। भारत के जितने भी नेता वर्ग है, ठीक है, या जितने भी सोशल वर्कर है, ठीक है, सब क्या करते हैं, सब है ना यथार्थवादी के आधार पर ही अपने कार्यों का, मतलब जो यथार्थवादी उपागम है इसके अंतर्गत रहते हुए ही अपने जो कार्य है उसका संपादन करते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में विश्व में शक्ति की राजनीति का प्रचलन है। आधुनिक युग में सब क्या समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अराजकता की स्थिति है, कोई भी मतलब हायर अथॉरिटी नहीं है जिसका मतलब जो हमारा देश है, यहाँ के जो कानून है वो हम पर बाध्य है कि हमें इसका पालन करना ही करना है। बट इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, ऐसा कोई हायर अथॉरिटी ही नहीं है, या फिर हम पर ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है कि हमें ये लगे कि जिसके चलते हम उनके जो इंटरनेशनल जो लॉ है इसको पालन करने के लिए हम बाध्य हो। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है, पालन करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। ठीक है, तो इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर लोग ये मानते हैं आधुनिक युग में कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर जिस भी राष्ट्र के पास ज़्यादा शक्ति है, वो राष्ट्र पावरफुल है, उसकी बातें जो है हर राष्ट्र सुनेगा, वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। इसी वजह से जो आज जो राष्ट्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो है बनाने लगे हैं और अपने पास जो है एकत्रित करके रखने लगे हैं। किसी भी राष्ट्र का हित शक्ति के राजनीति के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र जो है उसका हित कब पूरा होगा, जब उसके पास बहुत सारी शक्तियां होंगी।
क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा शक्ति की राजनीति के द्वारा ही संभव है। अगर हमारे पास शक्ति होगी तो हम विश्व लेवल पर जितने भी राष्ट्र है उनसे जो है लोहा ले सकते हैं, मतलब उनसे जो है युद्ध कर सकते हैं और युद्ध करके जो है अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आधुनिक यथार्थवादी दार्शनिक जो मॉर्गन थ्यो है, यथार्थवाद से रिलेटेड है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ध्यान देना ज़रूरी है। यथार्थवाद से रिलेटेड कौन है? मॉर्गन थ्यो है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो मॉर्गन थ्यो है, इन्होंने यथार्थवाद से रिलेटेड अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, कभी बताऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी उस पर वीडियो, तब बताऊंगी, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर है इसी पर जो है फोकस करते हैं। तो जो मॉर्गन थ्यो है, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि शक्ति की राजनीति के द्वारा ही राष्ट्र के हितों की पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। शक्ति के द्वारा ही हम अपने जो राष्ट्र है इसकी शक्ति को, मतलब इसकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, या फिर राष्ट्र का जो हित है इसको हम पूरा कर सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्र की, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, और इसके बाद ही अन्य जो चीज़ है उनकी उपयोगिता या फिर उनका महत्व है। भारत ही नहीं, जितने भी राष्ट्र है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, वे सारे राष्ट्र क्या चाहते हैं? वे सारे राष्ट्र सबसे पहले जो है अपना हित देखते हैं, इसके बाद ही अन्य चीज़ों को जो है महत्व देते हैं। नैतिकता भी अपने राष्ट्र के हित के बाद ही आती है, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत राष्ट्र की सुरक्षा के अलावा नेतृत्व की भावना से भी प्रेरित है। भारत जो है वो अब केवल अपने राष्ट्र के हित ही नहीं देखता, राष्ट्र के हित के साथ साथ इसको तो देखता ही है, इसके अलावा जो नेतृत्व है इसको भी जो है विशेष महत्व देता है, इस चीज से भी प्रेरित है, क्योंकि वह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ नेतृत्व को विशेष महत्व दे रहा है। परंपरागत रूप से धारणा रही है कि जो परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि अगर विशाल भूक्षेत्र हो और बहुत सारी जनसंख्या हो, ठीक है, तथा आर्थिक समृद्धि, और हम आर्थिक रूप से अगर संपन्न हैं तो हम जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। परंतु आधुनिक युग में परमाणु अस्त्र के प्रचार प्रसार और विभिन्न प्रकार की युद्ध जनित सामग्रियों के विकास ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वैदेशिक नीति का मुख्य तत्व परंपरागत तत्व नहीं है। आजकल के जो देश है वो क्या करने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हथियार इकट्ठे करने लगे हैं, परमाणु बम जो है बनाने लगे हैं, जिस कारण जो परंपरागत मतलब जो विचार थे, ठीक है, जिसमें ये माना जाता था कि अगर हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न हैं, विशाल जनसंख्या है और भू क्षेत्र बहुत बड़ा है तो हम संपन्न हैं, ठीक है। पर ये जो हथियार है, परमाणु हथियार, अस्त्र शस्त्र है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को नहीं मानती है, किसी भी प्रकार की बाधा को नहीं मानती है। आज के टाइम में जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अस्त्र शस्त्र है वही कंट्री जो है महाशक्तिशाली है, वही जो है अच्छी तरीके से सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है आधुनिक युग में। इसी से भारत की वैदेशिक नीति का जो है संचालन किया जा रहा है। 1998 के परमाणु बम परीक्षण एवं युद्ध सामग्री के विकास से भारत को विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में भारत ने किया था। इसके बाद से जो है भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा था, ठीक है। तो ये इसी चीज़ का उदाहरण है कि आजकल जो मतलब देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमाणु हथियार जो है एकत्रित करने में लगे हैं, और ये माना जाता है कि हथियारों की क्योंकि होड़ है, और ये माना जाता है जिसके पास हथियार है वो जो है उसने जो है अपने आप को पूरी तरीके से जो है सुरक्षित कर लिया है। इसके अलावा भारत ने यथार्थ रूप में एक और चीज़ को भी महसूस किया है कि उसको जो है अपने आसपास के अन्य जो छोटे छोटे परमाणु राष्ट्र है, परमाणु नहीं मतलब आसपास के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इनके साथ भी सहयोग और प्रेम पूर्वक व्यवहार करके जो है इनके साथ रहना है। और इसी चीज़ को महत्ता देते हुए, इसी चीज़ को समझते हुए भारत ने अपने जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ जो है मधुर संबंध जो है बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या हुआ था, 1962 में भारत पर जो है चीन ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। भारत जो है पहले गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता था, जिसमें क्या था कि जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध में क्या था कि अमेरिका और जो सोवियत संघ था
दोनों आपस में डायरेक्टली तो युद्ध नहीं कर रहे थे, पर उनके मन में जो है तनातनी थी, तनाव था, और पूरा विश्व जो था उसको लगने लगा था कि युद्ध कभी भी हो सकता था, ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। ठीक है, 1945 के बाद। तो ऐसे टाइम पे, क्योंकि ये 1945 की बात है और भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि भारत के सामने जो है दो ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका में मिल जाए या सोवियत संघ के साथ जो है मिल जाए। पर भारत ने जो है अपना तीसरा रास्ता चुना और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया। इसका मतलब था दोनों में से किसी भी गुट में ना जाना, और दोनों में से जो भी गुट गलत हो उसको उसकी गलतियाँ दिखाना। ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी। ठीक है, क्योंकि भारत जो है अपना विकास करना चाहता था और किसी गुट के झमेले में वो पड़ना नहीं चाहता था। तो भारत ने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, और इसमें जो नैतिक तत्व है उन चीज़ों को भी शामिल किया था। भारत की जो है चीन के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती थी। इसके अलावा जो भारत है इसने चीन को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत मदद की। बट क्या हुआ, 1962 में जो चीन है, जो नेहरू जी थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि चीन जो है भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है, बट जो चीन है इसने पंचशील का जो सिद्धांत था इसका जो है उल्लंघन करते हुए 1962 में इंडिया पर आक्रमण कर दिया। तब से जो है गुटनिरपेक्षता की नीति है, या फिर जो हम कह सकते हैं आदर्शवाद है या नैतिकता है, इस चीज़ को जो है, इसकी जो है महत्व कम होने लगी। तब से जो है भारत को धक्का लगा, महसूस किया जाने लगा कि जो चीन है वो भारत का प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान से मित्रता स्थापित करके भारतीय हित को धक्का पहुंचाने का विचार रखा। इसीलिए यथार्थवाद का ये तकाजा है कि एक तरफ पाकिस्तान को अपने पक्ष में किया जाए और चीन की आणविक नीति की चुनौती को देखते हुए अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाई जाए, तथा विश्व के बड़े देश जैसे रूस से मधुर संबंध स्थापित करके यथार्थवादी नीति के आधार पर अपने को सशक्त बनाया जाए। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि आर्थिक क्षमता को विकसित करके अन्य देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करके विश्व राजनीति में अपने नेतृत्व को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यही भारतीय विदेश नीति का यथार्थवादी चिंतन है। इसमें क्या है कि जो भारत है इसको क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो है अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाकर जो है चीन की जो नीतियां हैं, ठीक है, चीन की नीतियों को देखते हुए अपने आप को जो है अधिक से अधिक परमाणु संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो छोटे छोटे आस पड़ोस के जो देश है उनके साथ जो है मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है, और अगर सबसे मधुर संबंध स्थापित होगा उसके बाद ही जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। हमारा सेकंड पॉइंट है अंतर्निर्भरता का सिद्धांत। अब अंतर्निर्भरता का सिद्धांत क्या होता है? अंतर्निर्भरता का मतलब होता है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होना। आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई भी जो देश है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, जो विकासशील जो देश है वो विकसित देशों पर डिपेंड है। क्यों डिपेंडेंट है विकसित देशों पर? क्योंकि उनको जो है तकनीकी है। ठीक है, क्योंकि जो विकसित देश है वो बहुत एडवांस है। ठीक है, उन्होंने नई नई चीज़ों का डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो विकासशील देश है वो विकसित देशों पर डिपेंड है, और जो विकसित देश है वो अपने कारखाने, उद्योग वगैरह खोलने के लिए जो है विकासशील देशों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो विकसित देश है वो भी विकासशील देशों पे डिपेंड हो गए हैं। तो आज का सिनेरियो ऐसा है कि जो कोई भी देश है, किसी भी देश को हम एक सिंगल देश को भी इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। किसी ना किसी काम के लिए जो है जो पूरा देश है, पूरा जो विश्व है वो एक दूसरे पर जो है क्या है, निर्भर है। 1990 के बाद जो है हमने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जिसके बाद से जो पूरा विश्व है इसको हम एक गांव बोलते हैं, छोटा सा गांव। ठीक है, उदारीकरण ने पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। आज जो देश है, जैसे कोई भी देश है, सारे देश जो है संपूर्ण जो संसाधन है उनसे संपन्न नहीं है। किसी एक देश में किसी एक संसाधन की कमी है तो उसी संसाधन की भरपूरता अन्य देश में है। तो ऐसे में अगर जो देश है, पूरा विश्व है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहेगा, एक दूसरे पे डिपेंड होकर रहेगा, तो एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो देश है एक दूसरे पर जो है डिपेंड है, इंडिपेंडेंट कोई भी देश नहीं है।
तो इसी को ही हम अंतर्निर्भरता के का जो है सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम यथार्थवाद और जो ये अंतर्निर्भरता का जो सिद्धांत है, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसके बारे में देखेंगे। तो वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। जैसे यथार्थवाद शक्ति संचय और शक्ति की राजनीति पर बल देता है, परंतु परस्पर निर्भरता का उपागम राष्ट्रों के सहयोग पर बल देता है। जो यथार्थवाद है वो शक्ति को अर्जित करने पर बल देता है, बट जो अंतर्निर्भरता का सिद्धांत है वो सहयोग पर, एक दूसरे की हेल्प करने पर जो है बल देता है। यथार्थवाद केवल सामरिक दृष्टिकोण से अपने राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाने पर बल देता है और यही उसके राष्ट्रीय हित का साधन है, परंतु परस्पर निर्भरता का सिद्धांत सभी राष्ट्रों की सहयोगात्मक प्रणाली के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास की बात करता है। ठीक है, यथार्थवाद केवल यथार्थ के धरातल पर अपने राष्ट्रीय हित की बात करता है, परंतु परस्पर निर्भरता का उपागम परस्पर सहयोग के द्वारा राष्ट्रीयता की बात करता है। जो परस्पर निर्भरता है टोटल मिला के वो सहयोग की बात करता है, एक दूसरे के हेल्प करके विकास करने की बात करता है। पर जो यथार्थवाद है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करके जो है अपना हित साधने की बात करता है। यथार्थवादी उपागम शक्ति के द्वारा विश्व में नेतृत्व की बात करता है, वहीं पर परस्पर निर्भरता का उपागम सहयोग के द्वारा नेतृत्व की बात करता है। यथार्थवादी उपागम केवल अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति में ही सक्रियता और क्रियाशीलता का अवलंबन करता है, परंतु परस्पर निर्भरता का उपागम दूसरे जो राष्ट्र है उनके हित की भी बात करता है। यथार्थवाद का मूल उद्देश्य है शक्ति के द्वारा विश्व की राजनीति को अपने वश में रखना, वही जो परस्पर निर्भरता का जो उपागम है उसका उद्देश्य है सहयोग और दूसरे जो राष्ट्र है उनके हितों को ध्यान में रखकर विश्व राजनीति की जो नेतृत्व का जो बागडोर है उसको संभालना। यथार्थवादी उपागम राष्ट्र की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए शक्ति संचय का उपागम है, तो परस्पर निर्भरता का उपागम इस बात पर बल देता है कि शक्ति के द्वारा राष्ट्रों को भयभीत नहीं करके सहयोग के आदान प्रदान के द्वारा विश्व राजनीति का संचालन किया जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि ख़त्म हो चुका है, और बाकी के 2-3 टॉपिक है इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम MPSC 1 भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इग्नू की जो ये बुक है इस बुक को हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब आधा चैप्टर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करवा दिया था। इस वीडियो में हम बाकी बचा पार्ट करेंगे और हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरी उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, तो आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है मैं आपको वहाँ पर दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्तमान विश्व व्यवस्था, मतलब आज का जो विश्व व्यवस्था है, इसकी रूपरेखा के बारे में देखेंगे। आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतर्निर्भरता का सिद्धांत विभिन्न विषमताओं को जन्म देता है। जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको अंतर्निर्भरता का जो सिद्धांत था जिसके बारे में बताया था, अंतर्निर्भरता का मतलब होता है कि जो देश है वो इंडिपेंडेंट ना होकर दूसरे देश पर डिपेंडेंट होना। ठीक है, तो इस अंतर्निर्भरता का जो सिद्धांत है इसने जो है बहुत सारी जो विषमताएं हैं उनको जन्म दिया है। एक गरीब या दुर्बल राष्ट्र सभी दृष्टि से शक्तिशाली देशों पर निर्भर है। जो गरीब या फिर कमज़ोर राष्ट्र है, देश है, वो जो है शक्तिशाली देश पर निर्भर है। वैश्वीकरण ने जो है इस चीज़ को और सुदृढ़ कर दिया है। इसके अलावा क्या हुआ है, राष्ट्र की संप्रभुता का इसमें क्या किया जाता है,
अंतर्निर्भरता का सिद्धांत, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो राष्ट्र की संप्रभुता है उसका उल्लंघन किए बिना जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने का जो है कोशिश किया जाता है। आजकल क्या होता है, विश्व के जो विभिन्न देश है वो आपस में ऋण के माध्यम से औद्योगिक विकास में लगे हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए अगर हमें ऋण चाहिए या अपने घरेलू काम के लिए ही हमें अगर ऋण चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे देश है या फिर बैंक या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी जो विकासशील देश है उसको ऋण देते हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि जो विभिन्न देश है वो ऋण के माध्यम से औद्योगिक विकास में लगे हुए हैं, जिससे परस्परता तो उत्पन्न होती है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और लोकतांत्रिक क्षेत्र में विभिन्न देशों की व्यवस्था को क्षति हुई है। इससे हमें एक तरफ लाभ तो होता है कि हमें ऋण तो मिल जाता है ज़रूरत के टाइम पर क्या हुआ, पर जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो लोकतांत्रिक क्षेत्र है या फिर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इस चीज़ को जो है क्षति पहुंची है। इससे क्या हुआ कि सरकारों में शक्तिहीनता, अलोकप्रियता और असंवैधानिकता की जो प्रवृत्ति है ये विकसित हुई है। वर्तमान समय में जो विकसित देश है वो क्या करती है, अपना जो ओहदा है या अपनी जो श्रेष्ठता की भावना है, खुद को अच्छा समझने की जो भावना है, इसको छोड़कर जो है विकासशील देशों के साथ जो है काम करने लगे हैं, उनका जो है सहयोग लेने लगे हैं। ठीक है, विकासशील देशों के साथ मिलजुल कर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है और जो मान्यता है उसको अपना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति है, ठीक है, सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति है इसको बढ़ावा मिल रहा है और राष्ट्र के बीच जो है सहयोगात्मक प्रवृत्ति का जो है क्या हो रहा है, संबंध जो है स्थापित हो रहा है। पर इससे क्या हो रहा है, इससे एक तरफ तो हमारा सहयोग बढ़ रहा है, जो देश है आपस में एक दूसरे की जो है सहायता करने लगे हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हैं, तो इससे सहयोग तो बढ़ रहा है एक तरफ। वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े राष्ट्र है या फिर हम कह सकते हैं जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं। ठीक है, जिस कारण जो विकासशील देश है उनमें असंतोष और कटुता की जो भावना है वो विकसित हो रही है, और जिस वजह से रूढ़िवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रीयता जो है विकसित हो रही है। अगर हम उदाहरण लेकर देखें तो भारत की आंतरिक जो अर्थव्यवस्था है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें अमेरिका और विश्व की जो अन्य बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, IMF हो गया या फिर जो विश्व बैंक है, ये जो है भारत में हस्तक्षेप की नीति अपना रही है। जिससे क्या हुआ, जिससे जो भारत की जनता है उनमें जो है आक्रोश बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ भूमंडलीकरण की भावना को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ कटुता को भी जन्म दिया है। इस व्यवस्था को भारत और विकासशील देशों पर ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो विकासशील देश जैसे कि भारत है, ठीक है, और जो विकासशील देश या फिर हम भारत कह सकते हैं, भारत भी विकासशील देश है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश है अफ्रीका जैसे हो गए, ठीक है, ये सारे जो विकासशील देश है उन पर जो है ये सारी व्यवस्था अगर हम देखे जाए तो इसको जो है थोपा गया है। ठीक है, जिससे नेहरू जी की जो गुटनिरपेक्षता नीति थी इसको भी धक्का लगा है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत जो है क्या होता था, गुटनिरपेक्षता के जो समर्थक राष्ट्र थे वो अपने जो काम है वो स्वायत्तता पूर्वक करते थे। ठीक है, बट ये जो नीति है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण जो है जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसको जो है कहीं ना कहीं धक्का लगा है। यह है नेहरू की जो पंचशीलता का जो सिद्धांत था। ठीक है, पंचशील का जो सिद्धांत है जिसमें नेहरू ने जो है अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे एक देश अन्य देश में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, विश्व में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखकर जो है सारा काम किया जाएगा। कुछ प्रिंसिपल्स थे नेहरू के। ठीक है, तो क्या हुआ, इस व्यवस्था के कारण नेहरू के जो ये पंचशील का जो सिद्धांत था इसको भी जो है धक्का लगा। ठीक है,
क्योंकि जो बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो पंचशील का सिद्धांत था वो क्या कहता था कि हम जो है अन्य देश में, चाहे वो देश कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसके जो आंतरिक मामले हैं उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को जो है धक्का लगा। इस व्यवस्था के कारण विकसित राष्ट्र का विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिसने दक्षिण के देशों में राष्ट्र राज्य की परंपरागत रूप से चली आ रही अवधारणा को संकट में डाल दिया है। जो दक्षिण के देश है, या फिर हम बोल सकते हैं जो विकासशील देश है, उन देशों की जो परंपरागत रूप से जो धारणाएं चली आ रही है, उनको जो है संकट है। ठीक है, इस अवधारणा से बहुत से जो राज्य हैं वो टूटे हैं, और बहुत से राष्ट्र के जो आंतरिक मामले हैं, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों में क्या बोल के हस्तक्षेप करते हैं कि हम तुम्हारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ बोलने के लिए होता है। ठीक है, उनका जो मकसद है उस देश में जो है क्या करना होता है, उस देश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करके जो है अपना लाभ सिद्ध करना होता है, और कुछ उनका मतलब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वर्तमान विश्व व्यवस्था की जो रूपरेखा है वो इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। अब हम जानेंगे कि जो नेहरू की जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो क्या था। तो अगर हम टोटल मिला के बात करें, गुटनिरपेक्षता के अर्थ का बात करें, तो इसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। शीत युद्ध के टाइम पर विश्व व्यवस्था जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ, जो दोनों जो है अलग अलग विचारधाराओं का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित था, और जो सोवियत संघ है वो समाजवाद से जो है प्रेरित था। तो ऐसे में जो विश्व स्तर पर जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बटा हुआ था, दो गुटों में बटा हुआ था। ऐसे में जो भारत है इसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होने का जो है डिसीजन लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली राष्ट्र छोटे, कमज़ोर और निर्धन राष्ट्रों को परमाणु हथियार का भय दिखाकर अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। दोनों महाशक्तियां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने गुट में घसीटना चाहती थी। इस व्यवस्था ने अनेक विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय जो संकट है उसमें डाल दिया था, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है इसमें बिखराव आने लगा था। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या हो रहा था, पतन होने लगा था। इस स्थिति में गुटनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत के रूप में विकसित हुई जिसका उद्देश्य, अब गुटनिरपेक्षता का जो उद्देश्य है वो क्या था, उद्देश्य था जो शक्ति की राजनीति है इसके विरोध में विश्व स्तर पर प्रेम, सहयोग और सौहार्द का जो वातावरण है इसके द्वारा एक नए परिवेश का निर्माण करना था। यह साम्राज्यवाद का विरोधी था। ठीक है, साम्राज्यवाद के विरोध में जो है इसका उदय हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्र की जो स्वायत्तता है इसका आदर करते हुए भयमुक्त विश्व राजनीति का निर्माण करना था। गुटनिरपेक्षता जो नेहरू जी थे वो गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा क्या करना चाहते थे, 20वीं शताब्दी में जो एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उनको एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, और सभी को एक अलग अलग इकाई के रूप में देखना चाहते थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की जो आंतरिक सहयोग है, आंतरिक सहयोग की जो भावना है उसको विकसित करना चाहते थे, ताकि विश्व में क्या हो सके, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। ठीक है, और ये अगर विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो ये व्यवस्था कैसी होगी, ये व्यवस्था जो शक्ति की राजनीति है इससे बिल्कुल अलग होगी। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विश्व में जो भारत का स्थान था ये बहुत ऊंचा किया। ठीक है, 1950 से 60 के दशक में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ये बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, और 1950 से 1960 तक का ये जो टाइम पीरियड है ये गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसका स्वर्ण काल कहलाता है।
1970 तक भारत की विदेश नीति का जो लक्ष्य और जो साधन है, या फिर हम उद्देश्य और जो साधन है बोल सकते हैं, ये शक्तिशाली था। पर धीरे धीरे जो है इसका पतन हो गया, क्योंकि जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी या भारत की जो वैदेशिक नीति थी वो जो है उन्नत नैतिक आचरण से जो है सुसंस्कृत थी। पर क्या हुआ था, पर 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, भारत की जो वैदेशिक नीति थी, उसको बहुत धक्का लगा था। क्योंकि जो भारत है इसका संबंध चीन के साथ अच्छा था और भारत को नहीं लगता था कि चाइना जो है भारत पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, नेहरू जी ने नहीं सोचा था कि जो चाइना है वो भारत पर आक्रमण कर देगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जो चाइना है उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को जो है इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था और भारत को जो है इसका बहुत बड़ा धक्का लगा। तब गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत की कोई मदद नहीं की, जिससे भारत की महत्वाकांक्षा धूमिल हो गई। इस नीति की इस दृष्टि से भी आलोचना की जाती है, इसी वजह से, क्योंकि 1962 में जो है गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत की कोई हेल्प नहीं की और चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। इस वजह से जो है गुटनिरपेक्षता की नीति की जो है आलोचना की जाती है। ठीक है, जो आलोचक है उनका कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारतीय सुरक्षा की जो समस्या है इसको कोई भी महत्व नहीं दिया था। आज का जो आधुनिक परिवेश है इसमें विश्व की जो समस्या है ये बदलती है, मतलब बदली है समय के साथ साथ। विश्व की जो समस्या है ये बदलती रही है। क्या हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका जो है महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, इसीलिए गुटनिरपेक्षता की नीति जो है भारत ने क्यों अपनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पर जो है 2 महाशक्तियाँ थी। बट समय के साथ साथ क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक महाशक्ति मतलब ख़त्म हो गई, बिखर गई, तो दूसरी महाशक्ति मतलब अमेरिका ने जो है अपना प्रभुत्व विश्व स्तर पर जो है स्थापित कर लिया। इसीलिए अब कुछ जो विद्वान हैं वो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर जो है प्रश्न उठाने लगे हैं, प्रश्न करने लगे हैं। पर हमें ये भी मानना पड़ेगा या फिर ये भी मान्यता रही है कि जो नेहरू की वैदेशिक नीति है, ठीक है, नेहरू जी की जो वैदेशिक नीति है ये सैन्य बल की जो वैदेशिक नीति है इससे अधिक कुशल और सक्षम थी और जो कूटनीतिक तौर पर समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो टॉपिक है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत और जो विश्व की रूपरेखा है आधुनिक समय में, ये जो 2 टॉपिक है आज के, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और हमारा जो 2nd चैप्टर है ये यही ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।